अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, बेस्ट ऑफ योर हेल्थ में होंगे। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक और मेन प्रॉपर्टी, मेन चीज़ को देखने लगे हैं, जिसका नाम है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और उनकी पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो अब कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने कल लिखा है। लेकिन आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग बना रहे हैं अपनी सिग्नल एंड सिस्टम्स की बेसिक्स। जब तक हमारी सिग्नल एंड सिस्टम्स की बेसिक नहीं बनेगी हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे, आगे जाके भी हम फंस जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि मैंने देखा है कि आप लोग पूरी वीडियोस को नहीं देख रहे। देखो, आप लोग अपना लॉस कर रहे हो। अपना लॉस किस लिए कर रहे हो? क्योंकि अगर आप पूरी वीडियोस नहीं देख रहे तो आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप लोग आगे कैरी ऑन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। अभी साथ साथ देखोगे तो आप लोगों के लिए का ही इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है? अच्छा, और एक और चीज़ ये कि मैंने जो है सारे चैप्टर्स की बाकायदा पीडीएफ्स बना के रखी हुई हैं, इसके आंसर्स की, यानी कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और मैं आप लोगों को वो सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करो, और साथ में कोई आपको एनिमेशंस वगैरह चाहिए मेरे से, या फिर मुझे मेरे लेक्चर्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड पीरियोडिसिटी। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो है ना वो बेसिक्स हम ये देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बेसिक्स फॉर्म क्या होती है। ठीक है, हम उन्हें कंपेयर करेंगे कॉन्टीन्यूस टाइम से, और हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। चलो अब शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले आता है डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स। अच्छा, ये डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स बिल्कुल अलग होता है किससे? कॉन्टीन्यूस टाइम इम्पल्स से। क्यों? कॉन्टीन्यूस टाइम इम्पल्स जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। कि हार्ड इस फॉर्म, इस सेंस में मैं बात करूँ ना कि हार्ड है। सॉरी हाँ, कॉन्टीन्यूस टाइम इसलिए हार्ड होता है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं? लिमिट्स। इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ मैंने, लिमिट्स आ जाती हैं। जब भी आप करते हो ना कॉन्टीन्यूस टाइम डील कर रहे हो तो इसमें होती है लिमिट्स। आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डील कर रहे हो तो ये लिमिट्स आ रही है सारी। ठीक है, तो अगर आप लोग ये देखना चाहो ना कि मतलब कि आप लोगों के जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं क्या वो आसान है या डिस्क्रीट टाइम, तो अब आप खुद सोचो कि आप लोग पास जब भी लिमिट्स आ रही हैं और वो भी इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो कौन सी चीज़ मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, लेकिन डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स बहुत आसान है। क्यों? डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास वैल्यू 1 कब होगी? जब n की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, सिमिलरली इसकी इम्पल्स की वैल्यू 0 होगी अगर n की वैल्यू 0 नहीं है। कल हम लोगों ने देखा था ना कि डिस्क्रीट टाइम हमारे पास इम्पल्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0.1 है। ठीक है, ये वैल्यू 0.1 है, ये वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, हमने कल कॉन्टीन्यूस टाइम देखा था, हमने देखा था कॉन्टीन्यूस टाइम क्या कहता है कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पे 1 होगी, बाकी सारी जगह पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे पास जब हम डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस इम्पल्स की वैल्यू 1 कब होगी? अगर n की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर इम्पल्स की वैल्यू 0 रहेगी अगर n की वैल्यू 0 नहीं है। सेम वही चीज़ है जो उसने कॉन्टीन्यूस के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या आ गया है? सॉरी, वहाँ पे t था, यहाँ पे n आ गया है। ठीक है, वहाँ पे टाइम था, यहाँ पे सैम्पल्स हमारे पास आ गए हैं। तो इससे क्या बनेगा? हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन जाएंगे, यानी 0 0 0 1 कहाँ पे होगा? जब हमारे पास n की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हमारे पास नहीं है। सिंपल नॉर्मल वेल डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, हम इसका हमें पता है सम 1 होगा कुछ ऑब्वियस सीक्वेंसेस के लिए। ठीक है, कोई भी इसमें चीज़ है ना बहुत मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को समझना है। इसमें क्या है मुश्किल चीज़ आई थी, कल हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ना कि एरिया इसका हम निकालते हैं। एरिया किससे निकालते हैं? कि एरिया हम कहते हैं हमेशा इसका 1 होता है। कैसे निकाला था हम लोगों ने एरिया? हम लोगों ने कहा था एरिया क्या होता है इसका? बेसिकली हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर हम लोगों ने फॉर्म ले ली थी पल्स की। हम लोगों ने कहा था कि अगर इसकी विड्थ w है और इसकी हाइट जो है वो 1/w है, तो क्या बना था इसका? दोनों को कैंसिल करके हम लोगों ने कहा था ये क्या बन जाएगा? एरिया इसका 1 बन जाएगा।
ऐसे ही तो हम लोगों ने कल कहा था ना, क्योंकि एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया हमारे पास क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट होता है। ऐसे ही हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो बेसिकली जब हम लोगों ने दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कुछ की रिलेशनशिप्स है। अब मैं ये हर स्लाइड पे मैं आप लोगों को शायद नज़र आ जाए, मुझे अगर याद आ तो मैं कोशिश करूँगी हर स्लाइड पे ऐड करूँ, क्यों, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। डिस्क्रीट टाइम में अगर हम लोग इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स ऑफ एन देखें, तो क्या होता है इसका बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि ये हम लोग फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं किसका, यूनिट स्टेप का। सिमिलरली अगर हम यूनिट स्टेप डिस्क्रीट टाइम में देखें तो ये क्या होगा, हमारे पास सम होगा किसका, माइनस इन्फिनिटी से एन तक की पावर का हमारे पास क्या होगा, ये देखो समीशन होगी किसकी, ये होगा इम्पल्स की समीशन के सैम्पल के सैम्पल्स पे। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमने भी बताई माइनस इन्फिनिटी से एन तक वैल्यू, एन तक वैल्यू है, देख लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉन्टीन्यूस टाइम में देखें तो अगर हम कॉन्टीन्यूस टाइम में हम कहते हैं इम्पल्स कब आता है, जब हम लोग क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हम लोग क्या किसका लेते हैं, यूनिट स्टेप का। हम लोग जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इम्पल्स आता है। सिमिलरली जब हम लोग यूनिट स्टेप का हम लोग यूनिट स्टेप लेना चाह रहे हैं और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि यूनिट स्टेप किसका निकलता है, तो हम क्या लेते हैं, इंटेग्रल लेते हैं, किसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इम्पल्स की। ठीक है, इम्पल्स ऑफ टी, सॉरी यहाँ मैंने टी नहीं लिखा, लेकिन बेसिकली हम इसको हम लोग जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यूनिट स्टेप आ जाएगा। समझ आ गई। चलो आगे हम लोग आगे मूव करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मेरा मेन मकसद था ना वो ये टॉपिक पढ़ाने का, वो ये था, मुझे पता था कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी तो बहुत आसान है। मैं कुछ नहीं भी बताऊँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैम हाँ अच्छा ठीक है, इम्पल्स इस फॉर्म में लिखा जाता है, इम्पल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये ठीक समझ आ गई। लेकिन इस पूरे टॉपिक का मेन रीज़न क्या है पढ़ाने का, वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा फंसने वाली चीज़ क्या है आप लोगों की, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिसिटी। अब देखो हम लोगों ने कॉन्टीन्यूस टाइम में पढ़ा था कि हमेशा कॉन्टीन्यूस टाइम की जो वेव होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक रहती है। किस लिए, फॉर एनी रियल नंबर ओमेगा नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ओमेगा नॉट ज़ीरो नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये पीरियोडिक है, किसके साथ, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट। ठीक है, बेसिकली हम पीरियोडिसिटी इस तरह निकाल लेते हैं, इसमें कॉन्टीन्यूस टाइम में, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ही ये पीरियोडिक रहेगा, कोई मैंने कंडीशन नहीं लगाई इसमें। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्टीन्यूस टाइम में इम्पल्स देखा, हम लोगों ने कहा थोड़ी सी चीज़ें इसमें मुश्किल है, लेकिन जब हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स देखा हमने कहा चलो इसकी इक्वेशन आसान है, सारा कुछ बहुत आसान है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं ना कि यार ये चीज़ आसान है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ तो मुश्किल होगी ना, वो ये है इसकी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिसिटी। डिस्क्रीट टाइम पल्स या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमेशा पीरियोडिक नहीं होता कभी। अब पीरियोडिक का मतलब क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना। क्या डिस्क्रीट टाइम भी ऐसा करता है, हरगिज़ नहीं। डिस्क्रीट टाइम हरगिज़ अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता, इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि कॉन्टीन्यूस टाइम हमेशा पीरियोडिक होगा, लेकिन डिस्क्रीट टाइम तब पीरियोडिक होगा अगर वो एक रैशनल वैल्यू देगा, यानी कि अगर रैशनल वैल्यू हो तभी वो पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मैंने लिखा है इफ़, अगर कब है, ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। पी डिवाइड बाई क्यू का क्या मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर हो। अगर रेशियो इसकी इरेशनल आ रही है, रेशियो देख लो मैं वर्ड रेशियो का इस्तेमाल कर रही हूँ, रेशियो अगर इरेशनल आ रही है तो वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। हम किससे निकालते हैं इसका पीरियोडिसिटी, कैसे निकालते हैं, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई। लेकिन हम लोग उसमें कैसे निकालते थे, कॉन्टीन्यूस टाइम में, कॉन्टीन्यूस टाइम में हम निकालते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ उसको ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, इफ पीरियड कब पीरियोडिक होगा, अगर फंडामेंटल पीरियड हमारा n इज इक्वल टू क्यू हो, यानी कि द डिनोमिनेटर लोअर्स्ट टर्म्स में है, डिनोमिनेटर 1 है 2 है, लेकिन हमारे पास एक रैशनल टर्म यानी रैशनल रेशियो बन रही है, तब ही हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम जो पल्स है वो क्या है, पीरियोडिक है। हम ये बेसिकली हमारे पास ना एक पीरियोडिसिटी टेस्ट होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके स्टेप्स क्या है फाइंड करने के, सबसे पहले आप वैल्यू निकालो। ठीक है, एक्स ऑफ एन ई जे ओमेगा नॉट एन। ठीक है, ये वैल्यू फिर आप लोगों ने इसकी रेशियो कंप्यूट की। कैन दिस रेशियो बी रिटन एज पी क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं,
1 2 3 4 5 6 सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर तो इफ़ नो तो नॉट पीरियोडिक, अगर तो पीरियोडिक इफ़ येस तो ये रिड्यूस टू लोअर्स टर्म। लोअर्स टर्म का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि 5 डिवाइडेड बाय 15 है। क्या 5 डिवाइड बाय 15 एक इरेशनल टर्म है, रैशनल टर्म है? तो हाँ, अगर तो ये इरेशनल है तो ये नॉट पीरियोडिक हो जाएगी। लेकिन अगर रैशनल है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे इसके लोएस्ट टर्म में, 5 डिवाइड बाय 15 यानी 1/3 आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर ही बनेगा। ऐसे ही 0.333 बन जाएगा, तो ये रैशनल बनेगा। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि अगर तो वैसे तो अगर आपको पता चल गया कि ये रैशनल है तो इसको कम कर दो, सिर्फ कह दो पीरियोडिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर पता चल रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये पीरियोडिक हो, तो येस करके उसको रिड्यूस कर दो उसके लोएस्ट टर्म में, उसका ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग थोड़ी सी पीरियोडिसिटी की एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले वैल्यू आ रही है ई रेज़ टू पावर जे पाई एन डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने कुछ लिखा है मज़े की चीज़, ये देख लेते हैं क्या लिखी है। मैंने लिखा है कि ई रेज़ टू द पावर जे पाई एन डिवाइड बाय 4। यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमें किस तरह निकालते हैं इसकी पीरियोडिसिटी। ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऐसे ही था, 2 पाई करके निकालते थे ना हम लोग इसकी। अब देखो यहाँ पे ओमेगा कैसे पता चला कि ये ओमेगा नॉट की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की जगह क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है पाई और 4 डिवाइड बाय 4, यानी कि पाई बाय 4 हमारे पास वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट की। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई? वैल्यू हमारे पास रेशियो हमारे पास आई 1/8, यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8 वैल्यू हमारे पास आई है एन की, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ? ये पीरियोडिक हुआ। पीरियोडिक हुआ ना, क्योंकि 8 क्या है आपके पास? 8 देखो, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हम लोगों ने देखी, 8 क्या थी हमारे पास? एक पीरियोडिक वैल्यू है ना, इंटीजर वैल्यू है, तो हम क्या कह सकते हैं? 8 हमारे पास क्या है बेसिकली? एक पीरियोडिक एक हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने 1/3 किया तो क्या बना? ये भी पीरियोडिक बन गया, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। फिर आगे हमारे पास आती है cos 3 पाई n डिवाइड बाय 7। देखो अब यहाँ पे पाई और 7 और साथ में 3 भी, ये सारे हमारे पास क्या आ गए? मेगा नॉट हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। देखो यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू में ही आया, तो ये भी पीरियोडिक बन गया। सिमिलरली ये भी पीरियोडिक था। अब ये देखो यहाँ पे वैल्यू थी n डिवाइड बाय 4, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब है नीचे 2 पाई आ गया। पाई हमारे पास इरेशनल था, पाई की वजह से हमारे पास ये क्या हो गया? नॉट पीरियोडिक। सिमिलरली ये वाली क्वेश्चन देख लो, इसमें भी हमारे पास नॉट पीरियोडिक आया, यानी कि इरेशनल आ गया, ठीक है। अब समझ आ गई चीज़ें? आई होप कि क्लियर हो गई होगी पीरियोडिसिटी कैसे चेक करनी है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास थोड़ी सी हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टीन्यूस टाइम की और डिस्क्रीट टाइम की। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें याद अब तक हो ही गई होंगी कि ये क्या होता है। मेगा कॉन्टीन्यूस टाइम में क्या होता है? ई रेज़ टू पावर जे मेगा नॉट। डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है? ई रेज़ टू पावर जे मेगा नॉट एन, टी की जगह एन, और थोड़ा सा हम सिंबल को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्डिंग यूज़ हुई है। इसकी ओमेगा नॉट भी कह सकते हैं, इसको डिफरेंट वर्ड्स में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं हम कोशिश करें कि हम वही वर्ड यूज़ करें जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, क्या ये डिस्टिंक्ट सिग्नल्स हैं? यस, ये सारे डिस्टिंक्ट सिग्नल्स हैं। क्यों डिस्टिंक्ट सिग्नल्स हैं? हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा नॉट की उस पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। आपने देखा होगा डिस्टिंक्ट सिग्नल्स क्यों है? कोई भी एक सिग्नल दूसरे से रिपीट नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था ना, क्या ये सारे पीरियोडिक होते हैं? यस, ये हम लोगों ने देखा है कि कॉन्टिन्यूस टाइम सारे पीरियोडिक होते हैं। क्या ये फंडामेंटल पीरियड भी होता है? यस, फंडामेंटल पीरियड भी होता है इसका। फंडामेंटल पीरियड का मतलब है कि किस टाइम पे, यानी कि किस तरह, या उसका फॉर्मूला हम इसलिए देख रहे हैं कि कब वो पीरियोडिक होते हैं, ठीक हो गया? समझ आ गई? उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? ओमेगा नॉट। हाईएस्ट रेट ऑफ ऑस्किलेशन क्या होती है? जब ओमेगा नॉट, जितना ओमेगा नॉट जो है इन्फिनिटी को रीच करेगा उतनी ऑस्किलेशंस की फास्टर हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल्स को देखें या
हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हम कहते हैं डिस्टिंक्ट सिग्नल्स होते हैं। नहीं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू सेम रहती है, सेम सिग्नल हमारे पास वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज पीरियोडिक अभी हम लोगों ने देखा नहीं होते। अच्छा, इसके फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड हम लोगों ने ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 देखा। ठीक है, वो भी अगर रैशनल वैल्यू है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या देखी हम लोगों ने? ओमेगा नॉट डिवाइड बाई एम। एम क्या है? मीनिंगफुल, अगर खाली मॉड ऑफ 2 पाई की बात हो। हम एम का मतलब ये है कि हम लोग 2 पाई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कब जिक्र कर रहे हैं? जब उसका मॉड 2 पाई हो। हाँ, अच्छा, रेट ऑफ ऑस्किलेशन कब हाईएस्ट होती है? जब इसकी हम क्या कब होती है? जब हम लोग फास्टेस्ट एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई। जब बी ओमेगा नॉट पाई पे आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर फैक्टर्स ऑफ 2 पाई पे या पाई के फैक्टर पे आता है कोई, तो इसकी ऑस्किलेशन इंक्रीज होती है। यानी कि ये एक मीनिंगफुल हमारे पास ये हमारे पास पीरियोडिक हमारे पास सिग्नल बनता है। तो इसी वजह से इसकी ऑस्किलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की हो कि इसमें यूनिक क्या बात थी। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की यूनिक बात क्या थी? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की यूनिक बात ये देखो, ये मैंने लिखी है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई। क्या है? सिग्नल जो है सेम हो जाएगा एज पाई नॉट इज इक्वल टू पाई। क्यों? ओनली 2 पाई इंटरवल ऑफ डिस्टिंक्ट dt exponential. This is why dt frequency is alwaज टेकन एज मॉड 2 पाई। ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ना एनिमेशन, आप लोगों को उसमें समझ आ जाएगी। वो इसमें उन्होंने फास्ट की है, कुछ ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि अगर जो सिग्नल हमारे पास पाई पे प्लॉट हो रहा होगा ना डिस्क्रीट टाइम में, वही 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, 4 पाई पे भी इसी तरह का ही सेम सिग्नल प्लॉट होगा। इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या ली जाती है? मॉड ऑफ 2 पाई ली जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ आज के लिए मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी थी। मैंने मेन फोकस आज ये था कि अब मैं आप लोगों को पीरियोडिसिटी थोड़ी पढ़ा दूँ किसकी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की। कल हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके मेरी कोशिश होगी कल हम चैप्टर को वाइंड अप कर सकें किसी भी सूरत में। ठीक है, इंशाल्लाह कल अभी हम लोग थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं एनिमेशंस। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इसका पीरियोडिसिटी टेस्ट। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा नॉट पी के लिए हमारे पास बेसिकली न्यूमिनेटर पी है। ठीक है, ओमेगा नॉट डिनोमिनेटर क्यू हमारे पास। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करें, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूमिनेटर में तो हमारे पास क्या था, ये देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 पाई डिवाइड बाई 7 की वैल्यू हम लोगों ने ली हुई है। ठीक है, हम बेसिकली हम कह रहे हैं पी क्यू डिवाइड बाई पाई है, पी क्यू डिवाइड बाई 7 हम लोगों ने बेसिकली यह कहते हैं पी पाई डिवाइड बाई क्यू लिया हुआ हम लोगों ने 7 की। ठीक है, वैल्यू को हमने वैल्यू 5 की है, अब मैं 6 कर रही हूँ, 7 कर रही हूँ। 7 में देखो कैसे चेंज हो गया एकदम से रेशियो। ये पीरियोडिक कहाँ पे हुआ? 2 पे। ठीक है, ये हुआ पीरियोडिक 7 पे 40। मैंने इसमें कोई भी, आप देखोगे मैंने ये पीरियोडिसिटी टेस्ट इससे आप लोगों को दिखाया है कि मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई नंबर ऐसा नहीं लिया जो नॉन मतलब इरेशनल नंबर, ताकि आप लोग देख सको कि इसकी पीरियोडिसिटी किस तरह चेंज हो रही है। मेरा मेन मकसद ये था दिखाने का कि यहाँ पे पीरियोडिसिटी हम किस तरह स्टडी करें, हम वो देख सको। अगर हम कॉन्टीन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में अगर आप कंपेरिजन कर लें तो वो भी देख सकते हैं। अब देखो हम लोग कॉन्टीन्यूस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर हम लोग को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखो किस तरह पीरियोडिक वेव जो ऊपर की कॉन्टीन्यूस टाइम में किस तरह हो रही है, मूव कर रही है, और डिस्क्रीट टाइम में देखो सर किस तरह फॉर्म हो रही है। देखो लग नहीं रहा दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल तकरीबन सेम है। लेकिन अब हम चेंज करते रहते हैं, थोड़ी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ी वैल्यू और इंक्रीज़ की, और तो हमारे पास ये सारा टाइम पीरियोडिक रहा, यानी कि हमारे पास दोनों ही पीरियोडिक रहे। ठीक है, आपको पता है कॉन्टीन्यूस टाइम तो पीरियोडिक रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम था वो भी पीरियोडिक रहा। यहाँ भी देखो जरा, न्यूमिनेटर सिर्फ चेंज करी मैं, सारा टाइम पीरियोडिक। अब यहाँ पे देखो, क्या ये पीरियोडिक होगा? नहीं होगा ना। देखो रेशियो चेक करो दोनों की, क्या ये पीरियोडिक होगा? रेशियो की वजह से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये बात मुझे बताना भी, ये पता चले कि आप लोग ये कहो मैम ये तो इरेशनल बन रहा है, इससे ये पीरियोडिक नहीं होगा। मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए इस चीज़ की कि इरेशनल है, ये रैशनल है, इसके बाद क्या ये पीरियोडिक होगा या नहीं, ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये आपको मुझे जस्टिफिकेशन देनी है इसकी। ठीक है,
अच्छा, फिर हमारे पास आता है यूनिट टाइम इम्पल्स। अब देखो मैंने वही डिस्क्रीट टाइम में यूनिट इम्पल्स को प्लॉट करके दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कोई फ़र्क नहीं है कॉन्टीन्यूस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स में, सिवाय एन सैम्पल्स के अलावा, ठीक है, और टी के अलावा। अच्छा, अब डिस्क्रीट टाइम एनर्जी जो सिग्नल्स होते हैं इनकी एनर्जी कैसे फ्लो करती है, देखो यानी कि इनकी एनर्जी फाइनाइट होती है और पावर इनकी ज़ीरो होती है। एवरेज पावर इनकी क्या होती है, फाइनाइट, और एवरेज एनर्जी इनकी ज़ीरो होती है, ठीक है। समझ आ गई, देखो कैसे वेरी कर रहे हैं, समझ आ रही क्यों ऐसे होता है, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू देखें ना हम लोग, तो हम कहते हैं 0.70 इज़ लेस देन 1। अभी देखो हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा गई तो क्या है, नॉट एनर्जी सिग्नल। अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा, अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस भी हम कह रहे हैं कि सम डाइवर्स करे तो एनर्जी सिग्नल नहीं ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग सम को थोड़ा नीचे रखें यानी कि लेस देन 1 करें वैल्यू, तो एनर्जी सिग्नल रहेगा, इसकी एनर्जी डेसिपेट नहीं करेगी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास 1 से इंक्रीज करगी तो ये फ़ौरन एक एनर्जी सिग्नल डिसिपेट कर जाएगा, इसमें एनर्जी नहीं रहेगी, यानी कि ये एक एनर्जी सिग्नल ही नहीं रहेगा, ना ही एक पावर सिग्नल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक बन जाएगा क्या, सोचो ज़रा। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है मैम कि ये हम लोग अगर ये एनर्जी सिग्नल नहीं रहा तो क्या ये पावर सिग्नल है, जी बताना है आप लोगों ने कि अगर इसकी हमारे पास जो एनर्जी है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स इन्फिनिटी तो इसकी पावर को क्या होगा, ठीक है। आप लोग या तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या समझ आ रही है क्या नहीं समझ आ रही, सारा कुछ मुझे बताओ कमेंट्स में ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही चीज़ों की, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।